हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है क्लास 11 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज़ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मुझे पता है आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 1-2 दिन बाद है, तो इसलिए जल्दी से बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने क्लासमेट में मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो देखिए, रिसोर्सेज जो होते हैं वो चीज़ें होती हैं, द थिंग जो कि दैट हेल्प अस टू परफॉर्म ए टास्क और अकम्प्लिश गोल्स, कि जो चीज़ें हमें हमारा काम पूरा करने में हमें मदद करती हैं या हम जिनका यूज़ करते हैं उनको रिसोर्सेज बोलते हैं। तो देखिए, हम जो भी कोई डेली लाइफ में काम करते हैं, जैसे क्लीनिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, ट्रैवलिंग, स्टडिंग, कुछ भी करते हैं, सारी एक्टिविटी जब ही कंप्लीट होती हैं जब हम उसमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज में टाइम भी आता है, नॉलेज भी आती है, इंटरेस्ट भी आता है, और वाटर, एयर भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, एनर्जी आती है, मनी आती है, स्किल्स, स्ट्रेंथ, एप्टीट्यूड आता है, और मटेरियल्स भी आते हैं, जैसे कि कार है, अप्लाइंसेज हैं, पेन है, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। तो ये सब रिसोर्सेज होते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि हम इसके आगे पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं रफली अगर बोलें तो। एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरा होता है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं नॉलेज एंड एनर्जी, टाइम, स्किल्स एंड एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड। और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं मनी एंड फिजिकल गुड्स। तो चलिए, फिर एक क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का जो है वो 2 और भी है, जिसमें एक तो है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरा है इंडिविजुअल एंड शेयर्ड रिसोर्सेज, और तीसरा है नेचुरल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, जो किसी भी इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी होती है या उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती है, जिसको वो यूज़ करता है वो इंसान अपने आप में, वो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज की। देखिए, जो नॉलेज होती है, नॉलेज किसी भी चीज़ की नॉलेज, फैमिलियरिटी, उसकी अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, जो भी कुछ है, समथिंग, जैसे इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है, स्किल्स है, और एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, ये सब नॉलेज में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जो टीचर है वो, उसको नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट की जो वो पढ़ा रही है। और कोई बच्चा गेम खेलता है, उसको उसकी गेम की नॉलेज होती है। कोई हाउसवाइफ है, वो अपने घर के काम करती है, उसको अपने घर के काम की, अपने अच्छा सा खाना बनाने की, इसकी नॉलेज होती है। तो ये अपनी जो भी उसकी नॉलेज, जिस भी इंसान के अंदर जिस तरह की नॉलेज होती है वो उसको यूज़ करता है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। फिर दूसरा है उसके बाद एनर्जी। तो मैं आपको उसी तरह से पढ़ाऊंगी, एक्सप्लेन करती जाऊंगी जो ऊपर हमने बॉक्स में पढ़ा है। तो सेकंड है एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी एक ऐसा एसेंशियल रिसोर्स होता है जो कि फॉर सस्टेनिंग इंडिविजुअल ग्रोथ एंड फिजिकल आउटपुट। तो एनर्जी पर्सन टू पर्सन वेराई करती है। किसी की एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की मेंटल कंडीशन ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की फिजिकल फिटनेस ज़्यादा अच्छी होती है। तो एनर्जी जो होती है वो हम कैसे अपने टास्क में अपनी एनर्जी को डालते हैं। कुछ लोग अपनी एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं और कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं, तो ये भी एक रिसोर्स होता है। फिर तीसरा हम लेते हैं टाइम। देखिए, टाइम जो होता है, टाइम एक बहुत ही ऐसा रिसोर्स है जो कि हर किसी को इक्वली बटा हुआ है। यानी कि 24 घंटे अगर हैं तो वो हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। उसमें कोई उस टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर लेता है और कोई उस टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं करता है। कोई है पूरा दिन सो के गुजार देता है, और कोई है प्रॉपर अपना एक टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे काम करते हैं, टाइम पे सो जाते हैं, तो वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से नहीं मैनेज करते। तो टाइम भी एक ऐसा रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स। देन उसके बाद आता है स्किल्स एंड एबिलिटी। तो स्किल्स एबिलिटी में क्या है कि स्किल्स, देखिए, स्किल को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसी एबिलिटी है टू डू समथिंग वेल
मतलब काम तो हो रहा है, बट अगर काम वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है तो वो होती है स्किल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्सन है जिसमें जॉब स्किल्स हैं, तो वो अपने जो जॉब का काम है वो बेटर तरीके से करेगा एज कंपेयर टू उस इंसान के जो कि उस तरह की जॉब की स्किल्स को नहीं जानता। तो उसके बाद है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है कि क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग, यानी कि कोई फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है तो वो स्ट्रेंथ कहलाती है। और पर्सन जो भी इस तरह के रिसोर्सेज उसके अंदर होते हैं उसकी बेटर पोजीशन होती है टू हैंडल वेरियस प्रेशर ऑफ लाइफ। फिर है एप्टीट्यूड। देखिए एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है एक नेचुरल एबिलिटी होती है कुछ भी काम कुछ भी करने की, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि कोई एक अचार या चटनी बनाता है, हर कोई इंसान अपने 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 हिसाब से बनाता है, उसका जैसा एप्टीट्यूड होता है वो उसी, किसी का टेस्ट और होता है, किसी का और होता है, जिसकी जैसी स्किल्स होती हैं उस हिसाब से वो उस चीज़ को बनाता है। तो उसके अंदर वो अपनी स्किल को यूज़ करके अपना, उनका सबका अलग अलग एप्टीट्यूड होता है। फिर आता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है वो स्पेसिफिक वर्क जनरेट कैपेसिटी एबिलिटी एंड मोटिवेशन ऑटोमेटिकली। देखिए इंटरेस्ट पे बात ये होती है कि जैसे एक हाउसवाइफ है उसको कुकिंग में इंटरेस्ट है और वो एक अपने इंटरेस्ट के तौर पे न्यूट्रिशियस फूड इकोनॉमिकली और कम टाइम में बना सकती है। और अगर दूसरा आप एग्जाम्पल लें कि एक स्टूडेंट है और उसको पढ़ने का शौक है, उसमें इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो वो हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेगा, उसको बहुत अच्छे से पास करेगा चाहे उसकी कितनी भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो। देखिए अगर कोई कहते हैं ना, जैसे कहते भी हैं, अगर कोई पढ़ने वाला है तो वो मोमबत्ती में भी या स्ट्रीट लाइट में भी बैठ के पढ़ लेगा, और अगर किसी को नहीं पढ़ना है तो वो एसी में भी बैठा रहेगा तो वो नहीं पढ़ेगा। तो ये सब डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। जिस इंसान का जैसा इंटरेस्ट होता है वो उसी हिसाब से अपने इंटरेस्ट वाले रिसोर्सेज को यूज करता है। फिर नेक्स्ट है एटीट्यूड, जो कि मैं बता चुकी हूँ। एटीट्यूड, तो एटीट्यूड में क्या होता है कि एटीट्यूड जो होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ फेवर या फिर डिसफेवर होता है टूवर्ड्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन इवेंट। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वह आपको आपका गोल अचीव करने में मदद करता है। आपका उसी काम के प्रति अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो उसमें बाधाएं आएंगी। तो डिपेंड करता है एटीट्यूड के ऊपर कि हमारा किस चीज़ के प्रति या किस काम के प्रति कैसा एटीट्यूड है। तो ये हमने पढ़े ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज पे। लेकिन नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं जो कि जिसको ह्यूमन ही चलाते हैं। यानी कि मनी है, जैसे फिजिकल रिसोर्स है, मनी हमें दिखाई देती है, लेकिन मनी अपने आप में कैसे चलेगी जब तक उसका जो है ह्यूमन तरीके से यूज़ नहीं करेगा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी एज ए रिसोर्स ह्यूमन लाइफ, इन ह्यूमन लाइफ कैन बी जज्ड फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक बेनिफिट। तो मनी जो होता है वो एक ऐसा लिमिटेड वर्सेटाइल रिसोर्स है जिसको हम शुड बी स्पेंड जुडिशियसली एंड द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय स्पेंडिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स, हमें जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम कम पैसों को खर्च करके भी पूरा कर सकते हैं। तो मनी डिपेंड करता है, मनी एक रिसोर्स है जिसको कि ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करता है वो उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। देन है मटीरियल रिसोर्सेज। देखिए मटेरियल रिसोर्सेज के अंतर्गत वही चीज़ें आती हैं जैसे फर्नीचर है, क्लोथ्स है, कार, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, इस तरह की चीज़ें होती है जिससे हम मनी को खर्च करके खरीदते हैं, तो वो होता है मटेरियल रिसोर्सेज। अब आता है इंडिविजुअल एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। देखिए इंडिविजुअल रिसोर्स जो होता है वो रिसोर्स होते हैं जो कि हमें अवेलेबल होते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे कि हम पर्सनली हम अपना यूज़ करें, जैसे हमारी स्किल्स हैं, हमारी नॉलेज है, तो वो या हमारे पर्सनल आइटम्स हैं, हमारे क्लोथ्स हैं, ये सब हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आते हैं। एंड शेयर्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? शेयर्ड रिसोर्सेज वो होते हैं रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल होते हैं हमें कम्युनिटी से या सोसाइटी से फॉर कॉमन यूज़। जैसे कि सनलाइट है, सबको मिल रही है, जो जितना चाहे ले सकता है। एयर है, कम्युनिटी है, पार्क्स हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, ये आते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज में। अब बात करते हैं नेचर एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज की। देखिए नेचुरल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर की तरफ से हमें प्रोवाइड होते हैं, जैसे वाटर है, माउंटेन है, एयर, मिनरल्स, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। और कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं? कम्युनिटी रिसोर्सेज जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं जो कि हमें
कॉमन यूज़ जो हमें अवेलेबल होते हैं फॉर कॉमन यूज़, ताकि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। तो जैसे हॉस्पिटल्स आ गए हैं, इसमें स्कूल्स आ गए हैं, पार्क्स हैं, रोड्स हैं, लाइब्रेरी हैं और इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब आते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज में। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होती हैं रिसोर्सेज की, जैसे कि सबसे पहले है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स द इंपॉर्टेंस और यूजफुलनेस ऑफ ए रिसोर्स इन टर्म ऑफ अचीविंग ए गोल। तो यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज़ को, कोई भी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं जैसा हमारा गोल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक कोकोनट का जो कोकोनट का ऊपर का कॉयर होता है ना, जो ब्राउन कलर का होता है, वो एक हाउसवाइफ है, उसके लिए कोई ऐसा मायने नहीं रखेगा। लेकिन अगर कोई मैट्रेस बनाने मैन्युफैक्चरर है पर्सन, उसके लिए फ़ायदा दे, उसके लिए वो यूज़फुल होगा। तो कोई रिसोर्स ऐसा जो किसी के लिए यूज़फुल है, किसी के लिए नहीं यूज़फुल है, तो यही यूटिलिटी के अंतर्गत आता है। फिर है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू एक्सेस। एबिलिटी टू एक्सेस मतलब ये होता है कि वो किस इंसान पे किस तरह से पर्सन टू पर्सन या टाइम टू टाइम पहुंच होती है। जैसे कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि सन एनर्जी है, वो इजीली अवेलेबल है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर एनर्जी। कुछ रिसोर्सेज मोर इजीली अवेलेबल होते हैं सर्टेन पीपल्स को, मतलब कुछ लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं बट कुछ को नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ जो कि रिच पीपल को मिल जाती है बट पुअर पीपल बेचारा नहीं ले पाता। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज चेंजेस ओवर टाइम। और ऐसा भी होता है कभी कभी रिसोर्सेज जो हैं टाइम के हिसाब से मिलते हैं फिर नहीं। जैसे कि पुराने ज़मानों में कैरोसिन ऑयल बहुत ईजिली मिल जाता था, आज की डेट में कैरोसिन ऑयल नहीं मिलता है। फिर आता है रिसोर्सेज आर इंटरचेंजेबल। इसमें क्या होता है कि देखिए इंटरचेंजेबल मतलब आप स्कूल बस से जा रहे हो, आपकी स्कूल बस मिस हो गई है, तो आप स्कूल तो जाना ज़रूरी है, तो आप अपने पापा की बाइक से या फिर अपने घर की कार से, अगर पास है तो साइकिल से आप जाओगे, स्कूल ज़रूर जाओगे। आपने एक रिसोर्स नहीं यूज़ किया तो उसकी जगह दूसरा रिसोर्स यूज़ कर लिया। देन है रिसोर्सेज आर मैनेजेबल। ऑलमोस्ट एवरी रिसोर्स जो है वो मैनेज किया जा सकता है, तो वो मैनेजेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो लोग आसपास में ही बराबर में या एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और वो सेम ऑफिस जाते हैं या ऑफिस उनके दोनों के पास पास हैं, तो वो अपनी अपनी कार से ना जाके एक ही कार में दोनों बैठ जाएं और मैनेज कर लें, तो इस तरीके से कार पूलिंग हो जाएगी। तो ये होता है रिसोर्सेज का मैनेज करना। फिर है मैनेजिंग रिसोर्सेज। देखिए मैनेजिंग रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज इज द बेस्ट पॉसिबल वे। तो मैनेजिंग जो रिसोर्सेज होते हैं, सिंपली उनका मतलब क्या होता है कि गेटिंग द मोस्ट फ्रॉम द रिसोर्सेज, जितना हो सके रिसोर्सेज से लें जो कि हमें अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमें 24 घंटे का टाइम सबको अलॉट है, सबको मिला हुआ है। कुछ पीपल उसको अच्छे से शेड्यूल करते हैं, अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, हर घंटे को यूटिलाइज करते हैं, और कुछ लोग रहते हैं जो कि टाइम को वेस्ट करते हैं। तो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना जो है वो ही मैनेजिंग रिसोर्सेज कहलाता है। अब है नीड फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज। देखिए क्या ये तो ये कि ये प्रोवाइड करता है नॉलेज और अवेलेबल रिसोर्सेज। दूसरा ये है कि ये मदद करता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तीसरा है कि ये जो है मेक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज मोर ट्रांसपेरेंट। फिर यह है कि इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट प्रॉब्लम्स। तो अगर हमने मैनेज किया तो हमें पहले से पता चल जाता है स्टार्ट करने से पहले क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और इससे जो है वो वेस्टेज भी नहीं होता है रिसोर्सेज का। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत जो है 5 स्टेप्स आते हैं, और मैनेजमेंट प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है कि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव ए डिज़ायर्ड गोल। तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है कि जो सोचा जाता है उसके बारे में जो कि काम करना होता है। तो प्लानिंग एक स्कीम है जिसमें फॉर एक्शन टू अचीव स्पेशलाइज्ड गोल बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग की है एक बर्थडे पार्टी की, ठीक है, उसमें सेलेक्ट करते हैं, थीम सेलेक्ट कर रहे हैं, इवेंट कहाँ होगा या और क्या आइटम रिक्वायर्ड होंगे। तो फिर वो प्लानिंग करने के बाद वो उसी हिसाब से जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं उनको उनकी एबिलिटी के हिसाब से काम सौंप दिए जाते हैं। तो प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो प्लानिंग का है। तो एन इफेक्टिव प्लान
प्लान कैन बी डेवलप्ड बाई, अगर कोई इफेक्टिव प्लान डेवलप करना है तो उसमें क्या होता है, एक तो असेसिंग द प्रेजेंट सिचुएशन, सबसे पहले प्रेजेंट सिचुएशन देखिए क्या है, देन सेटिंग स्पेसिफिक गोल, एक टारगेट अपने दिमाग में रखें कि क्या प्रेजेंट में है, क्या फ्यूचर में ज़रूरत हो सकती है, फिर जो गैप को कवर करें और फिर एक प्लान में बनाएं गोल को अचीव करने का। फिर है स्टेप्स इन प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग में क्या स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है कि पहले तो ये देखें कि आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को, कि प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है और क्या फ्यूचर में हो सकती है। फिर दूसरा है आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, अब ऑल्टरनेटिव्स भी आइडेंटिफाई करें, अगर आपको ये रिसोर्स नहीं मिलेगा उस वक्त तो हम उसके ऑल्टरनेटिव पे क्या यूज़ कर सकते हैं। चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स और बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव को चूज़ करें। उसके अलावा है एक्टिंग टू कैरी आउट द प्लान, और क्या करें कि एक ऐसे एक मेकिंग सर्टेन डिसीजंस लाइक, जैसे कि ऐसा कि कब वो रिसोर्सेज यूज़ होंगे, कब शुरू होगी प्लानिंग और कब खत्म होंगे, देन वो रिसोर्सेज कहाँ पे यूज़ होंगे, उसका स्पेस क्या होना चाहिए, या फिर वो कब यूज़ होंगे, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और एक्सेप्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, और एक ये भी बिहेवियर दिमाग में रख के चलें कि वो प्लान सक्सेसफुल भी हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है। अब है इसमें एक चीज़ है कि ये जो इसको समझने के लिए बेटर एक एग्जाम्पल है। सपोज़ एक दिन एग्ज़ाम में रह गया है और आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपका जो एम है वो है गुड मार्क्स लाने का। तो गुड मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो भारी और हल्के के हिसाब से उनका स्पेसिफिक टाइम पीरियड अलॉट कर लोगे पढ़ने के लिए। फिर क्या होगा कि यू वुड थिंक ए वे ऑफ अचीविंग दिस गोल, फिर एक प्लान बनाओगे कैसे वो गोल अचीव कर सकें। और उसमें आप अपने और क्या करोगे, अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो तो उसमें 1 घंटा और इंक्लूड कर दोगे या 2 घंटे और इंक्लूड कर दोगे। तो और आप उन सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज दोगे जो ज़्यादा भारी हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब क्या होता है, ये जो है एक स्टेप को प्लान करने का एक एग्जाम्पल है। फिर दूसरी चीज़ आती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का जो वो होता है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग मीन्स होता है अरेंजिंग थिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर, कोई चीज़ों को अच्छे से ऑर्डरली मैनर में अरेंज करना। फॉर एग्जांपल, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको जो जो पढ़ने में चीज़ें यूज़ करनी है, पेन है, कॉपी है, बुक्स है, गाइड्स है, वाटर बॉटल है, जो भी है, स्टडी टेबल है, सब आप एक पहले ही पास में रख लो, ताकि आप बार बार उठ के अपना टाइम ना वेस्ट करो। बार बार उठेंगे, ढूंढेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। तो जो प्लान को आपने प्लानिंग की है, देन अरेंजमेंट किया है, अब उसको बारी आती है इम्प्लीमेंट करने की। इम्प्लीमेंट मतलब उस प्लान को चलाना, एक्टिव करना। तो फॉर एग्जांपल, जब एक पर्सन ने प्लान कर लिया है कि मुझे स्टडी करनी है, शेड्यूल, फिर आप सारी चीज़ें रिक्वायर्ड जो हैं उसने अरेंज कर ली हैं, अब क्या करना है, उसको अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है। तो टू यूज़ दिस, जो भी उन्होंने अपने आसपास रिसोर्सेज रखे हैं, बुक्स है, गाइड्स हैं, उनको, तो ये जो चीज़ होती है ये होती है इम्प्लीमेंटेशन। फिर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस टू एंश्योर दैट द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड करेक्टली एज प्लान्ड। और ये इसमें यह है कि ये देखा जाता है कि जो प्लानिंग से हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, वाइल पुटिंग योर स्टडी प्लान इनटू एक्शन, जब आप अपने उस स्टडी प्लान को एक्शन में लाते हो तो आप ये रियलाइज़ कर रहे हो उस वक्त कि आप जो स्टडी के टाइम पे मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हो उससे क्या हो रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है और आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो अब आप डिसाइड करोगे कि अब मैं इस पढ़ाई के दौरान मोबाइल फ़ोन को नहीं यूज़ करूँगी या नहीं यूज़ करूँगा, जब मैं पढ़ूँगा इससे मेरे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेरे प्लान पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेरे स्टडी आवर्स पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है कंट्रोलिंग। फिर अब आता है लास्ट, इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन क्या होता है, इवेल्युएशन का मतलब होता है, एक तो ये है कि ये लास्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, इन विच द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्लान आफ्टर इट्स कंप्लीट एग्जीक्यूशन इज इवेल्युएटेड। तो इवेल्युएशन में ये होता है कि जो भी आपने प्लान चलाया, प्लानिंग की, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन किया, कंट्रोलिंग की, अब बारी आती है ये देखने की कि जो आपने ये सारे प्लान को इम्प्लीमेंट करा है और सब कुछ करा है, इसमें आपको सक्सेस मिली है या नहीं मिली है। तो वो होता है इवेल्युएशन। जैसे अब आप पूरे साल आप पढ़ाई करते हो, देन उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो आपका इवेल्युएशन होता है। कोई कुछ ऐसे होते हैं कि मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, किसी के मार्क्स नहीं अच्छे आते, तो फिर उसमें ये देखा जाता है
है कि मेरी कहाँ कमी रह गई है। तो यहाँ भी इवैल्यूएशन में यही देखा जाता है कि कहाँ कमी रह गई है, वो कमी क्यों रही है। अगर वो कमी इसलिए रही है तो नेक्स्ट आपको फ्यूचर में मौका मिलता है कि आप उस कमी को सुधारो। फिर है बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो बेनिफिट्स यही हैं इवैल्यूएशन के कि हेल्प इन फ्यूचर प्लान्स और knowledge of this reason of the completion of goals or not completion. So sometimes certain changes are made as per the situation and rearrangement becomes necessary. Evaluation becomes the basis of future planning. Management is a continuous process. तो यही है कि knowledge हो जाती है इस बारे में कि हम कहाँ गलत थे या हमने कहाँ कमी छोड़ दी है। फिर उसको कभी कभी ऐसा होता है, उससे फिर क्या होता है, रीअरेंजमेंट किया जाता है प्लान का, और फिर उस तरीके से जो है इवैल्यूएशन के बेसिस पे फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है इस लेसन को छोटे से छोटे वीडियो बना के आपको पूरा समझा सकूं। लेसन बहुत इजी है, इसके पॉइंट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझा मैंने दिया है। और इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मुझे लगता है, एक तो आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, इसमें यह है कि रिसोर्सेज के जो क्लासिफिकेशन याद कर लीजिए, इनके पॉइंट्स याद कर लीजिए, समझ आपने लिया है, एक दो एग्जांपल्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज भी आ सकता है, और उसके अलावा है द मैनेजमेंट प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन है। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा, और समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इससे मुझे लगता है कि आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया है, आपके मेरी वीडियो काम आई है, और आप लोगों के कहने पे ही मैंने जो है सारे काम को छोड़ के सबसे पहले वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों का पेपर अच्छे से हो जाए। तो जिसका भी पेपर है, आज कल परसों जब भी है, तो सब बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा। और आई होप आपको जो समझ आया है आप अच्छे से लिख पाओ, अच्छे से कर पाओ, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, बस मेरी यही दुआ है। और आगे भी मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। 11th की सारी मैंने ऑलमोस्ट वीडियो डाली हुई हैं। मुझे ऐसा लगा था शायद मैंने ये रिसोर्सेज की वीडियो डाली है, लेकिन मुझे जब कमेंट आए तब मैंने देखा कि अच्छा मैंने वीडियो नहीं डाली है, तो मैंने इसलिए डाली है। तो बस मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके आप अपने क्लासमेट्स में शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी फ़ायदा हो, क्योंकि मैं आपके बारे में सोच रही हूँ तो आप लोगों को मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। थैंक यू।